हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। इसी पढ़ाई में आपकी थोड़ी और हेल्प करने के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने एक नया चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम सीखेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट लोगों के बारे में कि वो कौन थे और वो क्या अपने साथ रखते थे, कैसे उनकी समाज में इम्पोर्टेंस थी और ब्रिटिश राज के आने के बाद या फिर किसी और कॉलोनियल रूल के आने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह में इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ट्रांजिशन किया और क्या क्या चीज़ें इन्होंने झेली। उसके साथ साथ आज जब हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो इस टाइम इनकी क्या हालत है, ये किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि नोमैडिक पीपल कौन है। तो वो लोग जो एक सिंगल जगह पर नहीं रहते, यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नोमैड्स, जिन्हें आप हिंदी में बंजारे भी बोलते होंगे या फिर हर कम्युनिटी इन्हें अलग अलग नामों से जानती है। अब स्पेशली इंडिया के अंदर ये जो नोमैड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गोट रखता है, कोई शीप रखता है, कोई कैमल्स रखता है, कोई कैटल्स रखता है। हम जानेंगे कि ये पैस्टोरलिस्ट लोग किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली इन इंडिया एंड अफ्रीका, एक ऐसी कंट्रीज जो बहुत लंबे टाइम तक गुलाम रही हैं और उस टाइम पर क्या डिफरेंट था इनके लिए, कैसे ये उस टाइम भी अपना जीवन व्यतीत करते थे और किस तरीके से आज जब हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ये किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं और व्यतीत कर रहे हैं अब भी अपना जीवन। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पेस्टल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, कि ये जो नोमैडिक पीपल हैं इनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे किस तरीके से मूव करते हैं। क्योंकि हमें पता है हमारी पूरी इंडिया के अंदर सेम कंडीशंस कहीं भी नहीं है, कहीं पे प्लेन्स हैं तो कहीं पे माउंटेन्स हैं। इसी तरीके से उनकी माइग्रेशन की मूवमेंट भी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन माउंटेन्स में कि ये लोग पहाड़ों में किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जम्मू एंड कश्मीर की एक ट्राइब है जिसका नाम है गुज्जर बकरवाल्स। ये लोग क्या करते हैं, अपने पास शीप्स और गोट्स रखते हैं। विंटर के अंदर जितने भी हाई माउंटेन्स हैं वो क्योंकि स्नो से घिर जाते हैं तो ये लोग शिवालिक की लोअर रेंज में आ जाते हैं और क्योंकि वहाँ पर इन्हें ड्राई स्क्रब्स मिल जाते हैं, सूखे थोड़े से पेड़ पौधे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जानवरों का पेट भर जाता है। और जैसे ही अप्रैल ख़त्म होता है ये लोग वापस से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो जितनी भी स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी और वेजिटेशन यानी छोटी मोटी घास फूस वहाँ पे फिर से उगने लग जाएगी और ऊपर सब हरा भरा हो जाएगा। और इस तरीके से फिर ये एंड ऑफ अप्रैल में ऊपर चढ़ते हैं समर के लिए और एंड ऑफ सितंबर में वापस नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, एंड ऑफ अप्रैल फिर एंड ऑफ सितंबर। अब हम एक डिफरेंट एरिया की बात करते हैं जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी जैसे जम्मू कश्मीर में एक ट्राइब रहती है वैसे ही यहाँ पर रहते हैं गड्डी शेफर्ड्स। अब ये गड्डी शेफर्ड्स भी सेम टू सेम प्रोसीजर अपनाते हैं कि जैसे ही विंटर आते हैं ये लोग लोअर रेंज में चले जाते हैं, शिवालिक में रहते हैं तो ये शिवालिक रेंज की लोअर में चले जाते हैं और नीचे जितने भी छोटी बहुत वैलीज हैं वहाँ पे अपने हर्डर्स को चराते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जैसे ही अप्रैल की स्टार्टिंग होती है, ये वापस नॉर्दर्न की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ ये लाहौल और स्पीति जैसी जगह पर, क्योंकि वहाँ पर अब जितनी भी बर्फ़ है वो पिघल चुकी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वेजिटेशन उगनी स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं। सर्दियों में वापस नीचे और जैसे ही गर्मी आई वापस ये नॉर्दर्न बेल्ट की तरफ मूव करते हैं और लाहौल और स्पीति पहुँच जाते हैं। इस तरीके से ये सीजनल मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम अगले पे चलते हैं। फर्दर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं के एरिया के अंदर आपको गुज्जर कैटल हर्डर्स मिल जाएंगे जो कैटल रखते हैं। और इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो भी सेम टू सेम चीज़ें करते हैं। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है तो वो ड्राई फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं जिन्हें हम भाबर बोलते हैं, और जैसे जैसे समर आनी स्टार्ट होती है तो वो हायर रेंज की तरफ जाते हैं जिसे हम भायल्स बोलते हैं। क्या है, ये एक साइक्लिक मूवमेंट है बिटवीन समर एंड विंटर और इस तरीके से मूव करते रहते हैं। अब आप आगे देखें तो हिमालयाज के अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स मिल जाएंगी, जैसे भूताज हो गए, शेरपाज हो गए। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जैसे हटते हैं तो क्रॉप्स को उगने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से
एक पर्टिकुलर जगह इतनी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती कि वहाँ पे कुछ ना बचे। उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इससे इन लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो ये जितना भी हमने अभी तक देखा, ये तो था माउंटेन्स के बारे में कि किस तरीके से माउंटेन्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने माउंटेन की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। प्लेट्यू, प्लेन और डेजर्ट के अंदर किस तरीके से नोमैडिक लोग मूवमेंट करते हैं। हम बात करते हैं धांगर ट्राइब की। ये जो धांगर ट्राइब है, महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये एक सेमी एरिड एरिया है, तो यहाँ पे रेनफॉल इतनी होती नहीं, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे सिर्फ ड्राई क्रॉप्स उग सकती हैं। ड्राई क्रॉप्स का मतलब जैसे बाजरा हो गया, वही यहाँ पे उग सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये बाजरा उगाते थे, और जैसे ही अक्टूबर का टाइम आता था, जब बाजरा हार्वेस्ट करने की बात आती है, तो ये हार्वेस्ट करके वेस्ट की तरफ मूव कर जाते थे। अब वेस्ट में चलते चलते पहुंच जाते थे कोंकण। अब कोंकण क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा रिच है हर चीज़ में, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जैसे ही ये कोंकण पहुँचते हैं, वहाँ पे खारिफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग ख़त्म हो चुकी होती है, और हार्वेस्टिंग ख़त्म होने के बाद जो स्टबल बच जाता है, यानी आपने प्लांट को काट दिया, जो नीचे का हिस्सा बच गया उसे हम स्टबल बोलते हैं, वो बच जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वेट करते हैं धांगर ट्राइब का। अब धांगर ट्राइब जैसे ही आती है, ये अपने हर्डर्स को उनकी फील्ड में छोड़ देती है। फील्ड में छोड़ने के बाद क्या होगा, दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो सबसे पहले उन्हें खाना मिल जाएगा, जो भी इनके कैटल्स वगैरह हैं, ठीक है, बफेलो हर्डर्स, तो बफेलोस को खाना मिल जाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत टाइम तक उस पर्टिकुलर जगह पे घूमती रहेंगी, तो अपना काउ डंग और गोबर वगैरह वो वहीं पे करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर के रूप में ये चीज़ काम करेगी। ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाएगी। ऑर्गेनिक मैन्योर की वजह से मिट्टी भी सही हो जाएगी, उनका स्टबल भी हट जाएगा और उनका काम भी बन गया। और दूसरी तरफ हम देखें तो धांगर ट्राइब का भी काम बन गया, क्योंकि उनके जितने भी हर्डर्स हैं उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल गया। और इसके साथ साथ जो कोंकण के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, धांगर ट्राइब को बदले में चावल वगैरह भी दे देते हैं। तो बाजरा उनके पास है ही ऑलरेडी, और चावल दे देते हैं। इस तरीके से एक बार्टर सिस्टम भी चलता है। तो ये थी पूरी कहानी इन दोनों की। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की। तो वहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ें होती हैं। वहाँ पे भी इस तरीके से चीज़ें होती थी, वो मूवमेंट लेते थे, और मूवमेंट के बाद जो स्टबल होता था वो अपना स्टबल वगैरह दे देते थे, उनका स्टबल क्लियर हो जाता था, बदले में वो उन्हें कुछ बार्टर सिस्टम में चीज़ें दे देते थे। तो इस तरीके से सेम टू सेम प्लेन्स के अंदर भी होता था। तो ये जो हम देख रहे हैं, अभी हमने दो चीज़ें देखी हैं, इनमें क्या है, हमने देखा है कि एक सीजनल मूवमेंट हो रहा है मॉनसून और ड्राई सीजन को लेकर। हमने वहाँ पे देखा था विंटर और समर में हो रहा था, वैसे यहाँ पे मॉनसून और ड्राई सीजन के बीच में हो रहा है। अब हम बात करते हैं बंजारास की। स्पेशली आपको ये लोग मिलेंगे यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनका एक गोल होता है कि अपने जितने भी हर्डर्स हैं उनके लिए अच्छे पैस्चर्स ढूंढना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के ट्राइब्स के बारे में। तो राजस्थान में एक ट्राइब है जिसका नाम है रायकास। अब ये रायका लोग जो हैं, ये बामर में रहते हैं, जैसलमेर में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं। तो जब मॉनसून होती है, ये लोग अपने घर पे ही रहते हैं, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे इनके वहाँ पे इनको पैस्चर्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अक्टूबर आते आते हम देखते हैं कि आसपास सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कैटल्स और हर्डर्स को लेके ढूंढने निकल जाते हैं, इन सर्च ऑफ वाटर ऑल्सो और इन सर्च ऑफ फूड ऑल्सो, क्योंकि इन दोनों चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से निकल जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मूव करते रहते हैं, और जैसे ही मॉनसून आती है ये वापस अपने घर पे आ जाते हैं। इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें मेरू रायकास भी बोलते हैं। मेरू का मतलब होता है डेजर्ट। अब हम आगे बात करते हैं कॉलोनियल रूल एंड पेस्टरल लाइफ। किस तरीके से कॉलोनियल रूल आए, और कहीं ना कहीं जो पेस्टरल लोग थे, नोमैडिक लोग थे, उनको भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी और कॉलोनियल रूल क्या क्या थे, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। टोटल 4 पॉइंट के अंदर बताता हूँ ये, जिसमें से
एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो लोग ये चाहते थे, कॉलोनियल लोग जो थे, ब्रिटिशर्स थे, वो लोग ये चाहते थे कि जितनी भी ग्रास लैंड है वो सारी की सारी कल्टिवेटेड फॉर्म में डाल दी जाए, क्योंकि ग्रास लैंड कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं दे रहे। और लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन के ऊपर जो कर वसूलना था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का मेन सोर्स था। मेन सोर्स के साथ साथ जितना भी रेवेन्यू होना चाहिए, या फिर आप दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आते हैं आपके जूट हो गए, कॉटन हो गए, वीट हो गए, ये सारी की सारी डिमांड्स जो हैं बढ़ती जा रही थी यूरोप के अंदर। तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को हम कल्टिवेटेड बनाएं, जिसकी वजह से इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए और हम जितना चाहें उतना टैक्स वसूल कर पाएं। तो वो लोग ये समझते थे कि जितनी भी ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड है ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि ना तो हम इस पे एग्रीकल्चर कर सकते, ना इससे हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस लैंड को वेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया, यानी ऐसी लैंड जो वेस्ट है बिल्कुल, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस वेस्ट लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो इन लोगों ने बाद में क्या किया, मिड 19th सेंचुरी आते आते इन्होंने वेस्ट लैंड रूल्स लगाने स्टार्ट किए, जिसमें जितना भी एरिया है वेस्ट लैंड का उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना चालू करा इन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर हम जिस पे कर सकें, वेस्ट लैंड ना रहे, तो इन सब चीज़ों का इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ इन्होंने ये की कि मिड 19th सेंचुरी आते आते, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कुछ फॉरेस्ट लॉज लगाए गए थे फॉरेस्ट के ऊपर, वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट हुए, जिसमें इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट लॉज में 3 तरीके के फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था। फॉरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें सबसे अच्छी लकड़ी है उसे रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें ठीक ठाक सी क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और जिसमें बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसे हम बोलते हैं विलेज फॉरेस्ट। तो उसी के आसपास ये चीज़ यहाँ पे घूमती है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट बने, जितनी भी वेस्टलैंड थी उसको कहीं ना कहीं रिजर्व कर दिया गया, और रिजर्व फॉरेस्ट को तो रिजर्व कर ही रखा था, तो वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप आ सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पास परमिशन हो। कॉलोनियल ऑफिसर्स ये मानते थे कि जितनी भी ग्रेजिंग होती है इससे कहीं ना कहीं जो नए प्लांट्स उगने वाले होते हैं, नई लकड़ी बनने वाली होती है प्लांट्स की, ये तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, क्योंकि जब भी नया पौधा उगता है तो उसके उगने से पहले ही जानवरों के पैर लग जाते हैं, पैरों की वजह से वो ऊपर आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं पाता। तो कॉलोनियल ऑफिसर्स ये समझते थे कि जितनी भी ग्रेजिंग है वो कहीं ना कहीं जो नए सैपलिंग्स हैं उनके डिस्ट्रॉय कर देती है, उनकी शूट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और जर्मिनेट नहीं होने देती फॉरेस्ट फ्लोर से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमिट इम्पोज करना चालू किया, उन्होंने परमिट देना चालू किया लोगों को, जिसमें टाइमिंग लिखी होती थी कि आप कब एंट्री लेंगे और कब एग्जिट लेंगे, कितने बजे कितने एनिमल्स ने एंट्री ली और कितने बजे कितने एनिमल्स ने एग्जिट लिया, ताकि एक सेट आपके पास रिकॉर्ड हो कि कितने एरिया पे ग्रेजिंग हुई है, कितनी देर तक ग्रेजिंग हुई है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की। ये लोग जितने भी नोमैडिक पीपल थे उन्हें शक की निगाह से देखते थे। ये लोग मानते थे कि जितने भी ये मोबाइल क्राफ्टमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्हें एक विलेज के अंदर रहना चाहिए, एक फिक्स प्लेस पे रहना चाहिए, कुछ फिक्स राइट्स होने चाहिए, एक पर्टिकुलर फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन लोगों को और कंट्रोल कर पाएंगे। ये सोचते थे कि ये मोबाइल लोग हैं, ये आज यहाँ पे कल यहाँ पे, इनसे तो ना हम कुछ ले सकते, और अगर ये कुछ पंगा कर देंगे तो हम इन्हें कहाँ पकड़ते फिरेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1870 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाने चालू किए। कुछ ऐसी ट्राइब्स, पर्टिकुलर ऐसी ट्राइब जो इनके शक के रेडार में बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने उन्हें क्लासिफाई किया एज क्रिमिनल ट्राइब्स, जिनमें ये लोग ये बताते थे कि ये लोग क्रिमिनल हैं बाय नेचर एंड बाय बर्थ एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। और उन्हें इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था मूवमेंट के लिए। और अगर उन्हें मूवमेंट करना भी है, यहाँ से वहाँ जाना है, किसी और गांव में जाना है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर परमिट होना है। और आसपास जितनी भी विलेज पुलिस होती थी
वो कहीं ना कहीं इन पे एक कंटिन्यूस वॉच बना के रखती थी कि ये लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि सस्पिशियस बने रहते थे। अब हम फोर्थ बात करते हैं, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाना चालू किया, वो भी एनिमल्स पे। इन्होंने कहा कि आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं सबका आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा उनके हेड काउंट के ऊपर कि वो कितने हैं। ये टैक्स इन्होंने इम्पोज किया था मिड 19th सेंचुरी के अंदर, जिसमें सारे कैटल्स गिने जाएंगे, एक बंदे के पास कितने कैटल्स हैं, और वो सब के सब उस अकॉर्डिंग टैक्स देंगे। तो 1850 से लेके 1880 तक ये जो टैक्स है, ये टैक्स कॉन्ट्रैक्टर्स लेते थे। गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करती थी जो इस टैक्स को इम्पोज करते थे। अब ये लोग जब भी टैक्स लेते थे तो ये नॉर्मल जो रेट है उससे हाई चार्ज करते थे, जिससे कहीं ना कहीं ये अपना प्रॉफिट बना लेते थे और गवर्नमेंट को पता चल जाता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए और 1880 आते आते इन्होंने डायरेक्ट टैक्स लेने चालू किया। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर इन्होंने क्या किया, एक पास दिया। पास के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती थी कि ये सारे लोग कब कब जाएंगे, किस किस एरिया में ग्रेजिंग करा सकते हैं, कितने कैटल्स हैं, कितने उनके पास नंबर है और कितना टैक्स देना है, एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होता था पास के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें इन्हें करानी पड़ी। कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत गलत हो रहा था और इसकी वजह से इनके ऊपर इफेक्ट भी पड़ा। अब हम उस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पैस्टरलिस्ट। अभी हमने ऊपर देखा किस तरीके से कॉलोनियल रूल में ये सारी चीज़ें खराब होती चली गई, तो किस तरीके से पैस्टरलिस्ट लोगों की ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ने लगा, क्या क्या चीज़ें होने लगी, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। अपने सारे मेजर लिए जा रहे थे ग्रेजिंग लैंड को कल्टीवेटेड फील्ड में चेंज करने के लिए। इतना भी खाना खाने का एरिया था जानवरों का, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से छोटा सा एरिया बच जाएगा तो एक कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग होगी। जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ग्रेजिंग करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पेट तो भरना ही है ना। और क्योंकि ज़्यादा ग्रेजिंग होगी और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एरिया को रिकवर होने के लिए, तो कहीं ना कहीं जितने भी स्टबल होंगे, खाने के लिए जितना भी सामान होगा, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं गिरने लग जाएगी। और जानवरों को अगर वो प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिली तो वो शॉर्टेज में आ जाएंगे। शॉर्टेज की वजह से एट द एंड उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पैस्टरलिस्ट लोग कौन थे और उनकी मूवमेंट किस तरीके से हुई, मूवमेंट के साथ साथ वो किस तरीके से काम करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने क्या क्या मेजर लिए और किस तरीके से इन सभी मेजर्स की वजह से कहीं ना कहीं पैस्टरलिस्ट लोगों की और उनके कैटल्स की कंडीशंस खराब होनी स्टार्ट हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अगर वीडियो का बेस्ट पार्ट लिख सकते हैं तो वो लिखिए। अगर आप किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो वो बता दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।